इस वक्त जहां पूरी दुनिया का फोकस गज़ा में होने वाली वार का पर है, जहां पर हज़ारों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास रेड सी में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे मिडल ईस्ट इवन के पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है। यमनी हौसियों ने इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट चोक कर दिया है। 2 महीनों में 12 कंटेनर शिप्स को ड्रोन की मदद से टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। इसी एग्रेशन के जवाब में अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी ने 11 और 12 जनवरी को यमन पर ज़बरदस्त बम्बारमेंट की, जिसके जवाब में यमन के हौसियों ने एक दफ़ा फिर रेड सी से गुजरने वाली क्रूज़ शिप पर ड्रोनी हमला किया, जिसके बाद सिचुएशन मज़ीद टेंस हो गई है। असल में जब इसराइल ने गज़ा पर अटैक किया तो ईरान बैक यमनी हौसियों ने हमास के लिए फुल सपोर्ट अनाउंस की। क्योंकि यमन तकरीबन गज़ा से 2000 किलोमीटर दूर है, तो हौसी डायरेक्टली इस वार का हिस्सा तो नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने नवंबर 2023 में ऐलान किया कि वो यमन के पास से गुजरने वाली हर उस शिप पर हमला करेंगे जो इसराइल से ताल्लुक़ रखती होगी। मसलन वो शिप या इसराइल जा रही हो या इसराइल से आ रही हो या उस पर इसराइल का झंडा लगा हो। और ये अटैक्स तब तक जारी रखेंगे जब तक इसराइल गाज़ा पर अटैक करना बंद नहीं कर देगा। इन अटैक्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसकी वजह यह है कि रेड सी का ये सारा एरिया हमारी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, ग्लोबल इकनॉमी चलाने के लिए स्मूथ ट्रेड का होना बहुत ज़रूरी है और हमारी दुनिया का 80% ट्रेड समंदर के थ्रू होता है और इन्हीं समंदरों में से एक ये रेड सी है, जो कि 21वीं सदी का सबसे हॉट और डेंजरस जियोपॉलिटिकल स्टेट के हवाले से एरिया है। क्योंकि यहाँ पर 2 चोक पॉइंट्स हैं, एक ये इजिप्ट के पास स्विस कैनाल है और दूसरा ये यमन के पास बाबल मंदेब है। 28 किलोमीटर की ये पतली सी जगह जहाँ पर मिडल ईस्ट और एशिया से आने वाले समुद्री जहाज़ अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए कैनाल की मदद से मेडिटेरियन सी में इंटर होते हैं और वहाँ से फिर वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जाते हैं। बेसिकली एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। पूरी दुनिया की 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस की ट्रेड इसी रूट से होती है और ये सारी ऑयल और गैस पर्शियन गल्फ कंट्री से बाबल मंदेब के थ्रू होती हुई फिर आगे से सुएज़ कैनाल के थ्रू होती हुई यूरोप के पास पहुंचती है। 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूरोप 20% ऑयल की इंपोर्ट और 24% गैस की इंपोर्ट इसी रूट के थ्रू होती है। सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप का सारा ट्रेड इसी बाबल मंदेब के थ्रू होता है। चाइना की 35% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इसी बाबल मंदेब के थ्रू होती है और अगर ये रूट किसी भी तरह ख़राब हो जाए तो ग्लोबल इकनॉमी तो कोलैप्स करेगी ही। क्योंकि इसका अल्टरनेटिव एक और रूट है जो पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए आता है। सुएज़ कैनाल के बनाने से पहले कंटेनर शिप्स यही रूट इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये रूट सुएज़ कैनाल से 7000 किलोमीटर लंबा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल कास्ट आती है। यमन के हौसियों के अटैक के बाद इन शिपिंग कंपनीज़ को मिलियन और डॉलर्स का नुकसान हुआ जा रहा है। यमन के हौसियों ने ड्रोन मिसाइल्स के थ्रू एटलीस्ट 13 क्रूज़ शिप्स को टारगेट किया है, जिसकी वजह से दुनिया की 5 बड़ी कंटेनर शिप्स ने इस रूट के साथ बायकॉट कर दिया गया है, जिनमें डेनमार्क की मर्क्स लाइन, फ्रांस की CMA CGM, जर्मनी की हैपर लॉयड और स्विट्ज़रलैंड की MSC शामिल है। पूरी दुनिया की 50% शिपिंग कंपनी इन 5 कंपनीज़ के पास है। अभी रिसेंटली ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी रेड सी के थ्रू अपनी ट्रेड बायकॉट कर दी है और अगर थोड़ी और कंपनी भी इस बायकॉट में शामिल हो गई तो यूरोप की ऑयल और गैस सप्लाई बहुत ख़तरे में पड़ जाएगी। इसी तरह शिपिंग इंडस्ट्री को एक धचका और ये भी लगा है, इंश्योरेंस कॉस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई हैं और इनके ऑयल टैंकर्स वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इस प्राइस बढ़ने का असर $1000 में आएगा। अमेरिका इस रूट को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की है कि वो इसके साथ मिलकर यमनी हौसियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, मगर सिवाय ब्रिटेन के कोई और कंट्री इनके ख़िलाफ़ आगे नहीं आया। फ्रांस, इटली और स्पेन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया है। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और UAE भी इस ऑपरेशन से गायब हैं। चाइना और रशिया, जिनके जिबूटी में एयर बेस हैं, वो भी इस ऑपरेशन से बाज हैं।
अभी ये सब क्राइसिस देखकर आपको बाब अल मंदेब की इम्पोर्टेंस का तो इल्म हो गया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।